क्योंकि आपने मुझे सबसे पहले बुला लिया। जिस मंच को मैं संबोधित करने जा रही हूँ उस मंच को मेरा सादर प्रणाम। मंच के सामने बैठे हुए सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुप्रिया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रयागराज केंद्र से आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ और इस महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण सभा में आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और मैं आप सभी के प्रति ऋणी हूँ कि विगत 3-4 कार्यक्रमों में लगातार वो कार्यक्रम जो बाबूजी पर आयोजित हुए उन सभी कार्यक्रमों में हमें बुलाना और हमें इस बात का अवसर प्रदान करना कि उनके विशद साहित्य से हमारा परिचय हो सके, हम जान सके कि भारतीय ज्ञान परंपरा के सर्जक के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा को लोक और शास्त्र के साथ जोड़कर देखने की जो दृष्टि बाबूजी में विद्यमान थी, उससे हम जैसे लोग जो समाज शास्त्र की विधा से आते हैं, स्त्रीवादी आलोचना से आते हैं, उन लोगों के लिए उनका क्या महत्व है, उनके विचारों का क्या महत्व है, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और यह समय की मांग भी है। आज जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के नए तरीके से अन्वेषण पर बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक नई दृष्टि विकसित की जा रही है, तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या? और उस भारतीय ज्ञान परंपरा में जो अन्य ज्ञान परंपराएं हैं जिनको हम कभी विमर्श कहते हैं, कभी नए समाज विज्ञान के नए विषयों के रूप में जानते हैं, उन विमर्शों ने भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना क्या योगदान दिया। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय नीरजा दीदी ने एक तरह से पृष्ठभूमि कायम कर दी है मेरे वक्तव्य की कि वो आदरणीय विद्यान्यास मिश्र जी के चिंतन में स्त्री को कैसे देखें। कल जब मुझसे यहाँ अध्यक्षता कर रहे माननीय अनंत मिश्र सर ने पूछा कि सुप्रिया आप किस विषय पर बोलने वाली हैं, तो मैंने कहा कि सर मैं बाबूजी के स्त्री चिंतन पर बात करने वाली हूँ। और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि सुप्रिया विद्यानिवास जी स्त्री और शक्ति के उपासक थे। पिछले कार्यक्रम में राहुल देव जी ने एक संस्मरण भी हमें सुनाया जब उन्होंने कहा कि एक जगह पर जब बाबूजी के पैसे चोरी हो गए विदेश में और टिकट की व्यवस्था करनी थी और उनके पास पैसे नहीं थे, लोगों ने कहा कि हम सहायता करते हैं, तो उन्होंने बड़े ही आत्मीय भाव से कहा कोई के कुछो करे की जरूरत नहीं है, भवानी सब देख लें। तो भवानी पर जो उनकी आस्था है, स्त्री शक्ति पर जो उनकी आस्था है, वह उनके पूरे लेखन, उनके पूरे चिंतन में परिलक्षित होती है। हम सब लोग जो नई दृष्टि से इस समाज में स्त्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आमतौर पर जो पहली आलोचना होती है वो ये होती है कि स्त्री विमर्श क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, या स्त्री विमर्श भारत का अपना विमर्श नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा का अपना विमर्श नहीं है, ये बल्कि एक पश्चिम से आयातित पश्चिम के मॉडल का विमर्श है जिसको आप जबरदस्ती भारतीय परंपरा में लागू करना चाहते हैं, ठूस रहे हैं। और यह बात उचित नहीं है क्योंकि भारतीय समाज में जो स्त्री पुरुष संबंध हैं उन संबंधों में संघर्ष की स्थिति कम है, सहकार की स्थिति ज्यादा है। और ये एक तरीके से एक एकेडमिक चुनौती भी है, एक जो भारत की आम अभिव्यक्ति है उसकी तरफ से एक इस तरह के विमर्शों के लिए एक चुनौती भी है कि हम स्वयं को, हमारी वैचारिकी को, स्त्री वैचारिकी को भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय लोक में कहाँ अवस्थित करते हैं। और जब हम उसे अवस्थित करने की यात्रा पर निकलते हैं तो अंततः किन विद्वानों के माध्यम से भारतीय स्त्री विमर्श की स्थापना की जा सकती है, तब पर बस हमारे कदम बाबूजी की तरफ लौटते हैं। बाबूजी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो मुझसे यहाँ वरिष्ठ हैं वो सब लोग उनके नाम का संबोधन कर सकते हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि हम उनके नाम का संबोधन कर सके। और आदरणीय माननीय अवस्थी जी ने बाबूजी कहती हैं, यह संबोधन मुझे बहुत प्यारा लगता है हमारे पीढ़ी को उनके लिए देने के लिए। तो बाबूजी के जब निबंधों पर बात होती है, बाबूजी की रचनाओं को जब देखने का प्रयास किया, खासतौर पर स्त्रीवादी दृष्टि से, कि कौन सी ऐसी रचनाएं चुनूं जिसके आधार पर मैं इस समाज में स्त्रियों के बारे में उनकी जो धारणा है वो स्त्री को कैसे अवस्थित करते हैं, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मेरे सामने आई। एक उनका संस्मरणात्मक लेख जो उन्होंने भोजपुरी में लिखा है, इमली के बिया, और दूसरा मेरे राम का मुकुट लिखा है। तीसरे
एक आलेख की चर्चा नीरजा दीदी ने कर दी, जिसमें वो महाभारत कालीन स्त्रियों के बारे में, बाबूजी के विचारों के बारे में हमें अवगत कराती हैं। लेकिन ये जो 2 निबंध हैं जिनको मैंने चुना, उसको चुनने के पीछे कारण ये था कि किसी भी व्यक्ति के चिंतन का विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास बचपन से की स्मृतियों से ही होता है। वह अपने बचपन को कैसे जीता है, और जिस तरह से वो अपने बचपन को जीता है, जिस तरह से वो अपने देश, समाज, परिवार, अपने समुदाय को समझता है, उसकी विचारधारा में वो बातें वैसे ही आती चली जाती है। इमली के बिया में की शुरुआत एक बड़े ही हास्यास्पद प्रसंग के साथ वो करते हैं, और वो कहते हैं कि एगो हमरा बात याद पड़ेला कि हमरा गांव के धनिकर रहले, बढ़ई समाज के, वो एक दिन हमरा भिड़ियाइलन आ कहलन कि हम 5 रुपया पर 5 साल खातिर अपन गांव, अपना हिस्सा के गांव बंधक धैल चाहते हैं, तो तू तनी कागज तैयार कर दो। तो हमरा बड़ी हंसी छूटल आ खीसो बढ़ल। हम कहनी कि तू के हो तोड़ा गांव बंधक धरे वाला। तो वो जो बात कहलन वो बहुत जरूरी है। वो कहलन कि ऐसा बा बाबू कि गांव सबकर होला और गांव पर सबकर बराबर के अधिकार होला। तो हम आपन हिस्सा वाला गांव बंधक धरतनी, तोहरा आपन हिस्सा वाला बंधक धरे के बाद तो धर, हमरा कोनो दिक्कत नहीं। अब खैर कागज तो बन गई, लेकिन हम बाद में ये बात सोचे लगनी कि जितना अधिकार से धनकर ये बात कहलस का उतना अधिकार से हम ये बात कह सकते हैं। हम आदमी जो जकरा के गांव सींचलस, पललस, पोसलस, इतना बड़ा केलस, जब हम शहर में आके रह गए आ शहर से कबो गांव जाइला, हो सकेला कि कई बार साल बीत जाला लेकिन गांव ना जा पाइला, का हम अपना हिस्सा के कोनो दावेदारी है गांव पर कर सकते हैं? तो जवाब मिलेगा ना। कह सके यह गांव और यह गांव के लोग के उपकार शायद हम अपना जीवन में कभी ना भुला सकेला। कह सके यही गांव में 2.5 बरस के उम्र में जब हम अपना दीदिया संगे इमली के बिया घोट ले रही, तो सब कहत रहे, दोनों भाई बहन चिंतित रही जा कि वो बियावा कहाँ जाए। और ये घटना हम सब के जीवन में घटित हुई है। हम सब ने इमली के उस बीच को निकला है, लेकिन एक चिंतक के रूप में। और कितनी अद्भुत दृष्टि है। मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं बहुत देर तक भावुक हो गई इस वक्तव्य के बाद। मैं बहुत देर तक सोचने लगी कि कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है जब वो कह रहे हैं कि बड़े दिन तक चिंता के बाद कि इमलिया के बियावा कहाँ गई। हमरा बुझाई कि दरअसल ये इमलिया के बियावा जो बा हमरा भीतर रह गई। आ एकर जड़ और एकर शोध हमरा शरीर के ओ हिस्सा तक पहुँचल बा जकरा से एकरा के निकालल ना जा सके। और वो इमली के बिया के साथ हम जीवन भर वह गांव में और पकड़डीहा में बनल रह जाए। तो इमली के बिये के माध्यम से अपने आप को उस गांव, उस समाज, वहाँ के लोगों के संबंधों के साथ खुद को जोड़ने वाला व्यक्ति ही लोक में लौटता है, बार बार लोक में लौटता है। और जब वो लोक में लौटता है तो ऐसा नहीं है कि वो परंपरावादी है या वो पुरातन पंथी है या वो उससे जड़ होने का भाव महसूस करता है, बल्कि बार बार लौटकर वह समाज के ताने बाने, समाज के समीकरण को, स्त्री पुरुष संबंधों को नए ढंग से, नई दृष्टि से समझता है। और वो अपने गांव की स्त्रियों के हवाले से ये कहते हैं कि यह जीवन स्त्रियों के बिना अधूरा है। लोक के जितने भी आचार हैं, लोकगीतों के माध्यम से, कहावतों के माध्यम से, लड़ाई झगड़ों के माध्यम से और न जाने कितने तरीकों से स्त्रियां हम सब के जीवन को रचती हैं। हम स्त्रियों के जीवन को नहीं रचते। अभी अभी हमारे आदरणीय वक्ता महोदय ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही नीरजा दीदी ने कि दरअसल स्त्रियां हमारी मानसिक संगत, और जिन स्त्रियों की स्मृतियों को इमली के बिया में वो लेके आते हैं वो बड़ी रोचक स्त्रियां हैं जिनके बारे में मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगी। उन गाँव की स्त्रियों में कई बहुएं हैं। वो महिलाएं हैं जो दही जमाने का काम करती हैं। वो महिलाएं हैं जो बढ़ई के रूप में, कुम्हार के रूप में और अनगिनत रूपों में उनके घरों में आती जाती हैं और अपनी उपस्थिति उस घर की अन्य महिलाओं के साथ बना कर रखती हैं। वो बचपन की एक महिला का जिक्र करते हैं और वो बताते हैं कि हमरा वो इतना बढ़िया लागल सिंहनी बहू कि हम अपना दादा ले कहनी कि हम एकरा से बियाह करें। तो वो कहलन कि ना तो बियाह ना कर सकेला, ना तो तू गुजात हो जाएगा, हम कहनी जाएगा। तो सिंहनी कहलन कि ठीक बा, आज ले ई तोहर मेहरारू भैली आ हम तोहके देत हैं।
बाकी ई हमरा लइकाई के जो गलती बा हमरा बहुत भारी पड़ल, कैसे कि जब हम 7वां 8वां में पढ़े लगनी आ जेने देखा से धनी बहुत तने अपना लइकन के हमरा पीछे दौड़ा देस कि जा तोहर दादा जात हुए आ जाके खर्चा पानी मांग के ले आओ। हमार जब बियाहिया हो गई तो हमरा मेहरानू भी दही जमा के लेके आईली आ कहली कि हम तारा लहुरी के सौतिन हई, बाकी तू हमरा पसंद बढ़ के से अब तो के देत हई। तो बचपन से लेकर जिस तरह से स्त्रियां उनके जीवन में रही, जिस तरह की स्त्रियों के साथ उनके संबंध रहे, और बुढ़ापे में भी जब अंततः वो पकड़ लिया जाते हैं और उनसे मुलाकात जब होती है तो वो स्मृतियों को फिर से जीते हैं। और वो कहते हैं कि सब जानी रही जा, बाकी गांव कहीं बिला रहे, गांव के जो समाज बदल रहे, गांव के जो आर्थिकी बदल रहे, उनमें मन के चाह के भी हम वापस उस गांव में वही तरह से ना गए। सिरधानी बहू भी बेटैली, मठेरू के माई भी बेटैली, गांव के बाकी औरत लोग भी बेटाई, लेकिन जब गांव के समाज बदलल, जब गांव के मिजाज बदलल, ओकर असर हमनी के अपना जीवन पर भी पड़ल। तो इमली के बिया से पंडित जी के पूरे मानस का एक चित्रण, जिसमें कि वो स्त्रियों की उपस्थिति को हमारे जीवन में उनके लोकगीतों के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं। और वो कहते हैं कि लोकगीतों में दरअसल स्त्रियां अपने जीवन के राग को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, छठ के गीतों के उदाहरणों के साथ। कि छठ के जो गीत अद्भुत गीत हैं, जिसमें एक गीत मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी कि चारू पहर रथी जलथल सेईला चरण तुहार, छठी मैया दर्शन दीहिना अपार। उसका अंतरा है कि रुनुकी झुनकी बेटी एक मांगेला, पढ़ल पंडितवा दमाद, घोड़वा चढ़न के बेटा एक मांगेला, गोड़वा लगन के पतो। तो यह जो समाज है जिसमें स्त्री धर्मिता के साथ उपस्थित है, एक ऐसे समाज की कामना है, एक ऐसे समाज की मंगल कामना है जिसमें स्त्री के प्रति नकार नहीं, स्त्री विद्वेषी भाव भी नहीं है, और लड़की को अनपेक्षित भी नहीं माना जा रहा है, बल्कि इस समाज को, इस परिवार को सुंदर बनाने के लिए स्त्री जरूरी है। और वो स्त्री बहू के रूप में भी जरूरी है, बेटी के रूप में भी जरूरी है, पत्नी के रूप में भी जरूरी है, और उसकी उपस्थिति निर्जीव उपस्थिति नहीं, बल्कि सजीव और संस्कृति की संवाहक एक सशक्त प्रतिनिधि के रूप में विद्यानिवास जी अपने इस पूरे रचना में स्त्री को उपस्थित करते हुए कहते हैं। और उसके साथ वो यह भी कहते हैं कि स्त्री यदि समाज में है, उसकी उपस्थिति यदि समाज में है, तो उसे अबला और निरीह बनकर रहने की जरूरत नहीं, बल्कि स्त्री के अंदर ओजस्विता का होना, दर्द का होना, उसके अंदर एक तेज का होना और उसके आत्मसम्मान का होना जरूरी है। वो सीता के प्रसंग को लाते हैं। आदरणीय रामजी तिवारी सर ने सीता प्रसंग पर बहुत सारी बात कर ली, और सीता के धरती में समाने पर भी बहुत सारी बात कर ली। मैं एक कोटेशन जो बाबूजी ने दी है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि यह कोटेशन भारतीय स्त्री विमर्श को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे वो कहते हैं जिसमें सीता के तेज को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं, सीता और पृथ्वी के धर्म को वो एक साथ रूपायित करते हैं। और वो कहते हैं, पृथ्वी का धर्म तो यही है, न्याय की रक्षा और अन्याय के प्रतिरोध के लिए निरंतर संघर्ष, सब कुछ सह कर भी अपना मस्तक ऊंचा रखने का संकल्प, निष्ठा और अनन्यता की अग्नि परीक्षा में खरा उतर कर भी अयाचित और अधीन बने रहने का कठोर आत्मबल, अपने को अर्पित करके भी अर्पित रूप में अपने अस्तित्व अमिट रखने का यत्न, और आकाश देवता की आराधना करते हुए भी धरती के प्रति ममत्व, यही पृथ्वी का धर्म है, यही स्त्री का धर्म है। यह आलेख आंगन का पंछी और बंजारा मन से लिया गया यह उदाहरण है। वस्तुतः जो भारतीय स्त्री विमर्श है, उसने भी स्त्री की गरिमा और स्त्री स्वायत्तता को इसी रूप में रूपायित किया है। भारतीय स्त्री विमर्श के एक प्रथम हस्ताक्षर के रूप में महात्मा गांधी जी को हम जानते हैं। वह भी भारतीय स्त्रियों के बारे में जब बात करते हैं तो उनकी दृष्टि भी यही दृष्टि है जो भारतीय स्त्रियों की गरिमा और सम्मान के प्रति कोई कोताही नहीं बरतती, बल्कि उन्हें पूर्ण मनुष्य के रूप में अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास, सत्य और निष्ठा के साथ अपने प्रति हो रहे संघर्ष या अपने प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध खड़ा करना भी सिखाती है। आदरणीय बाबूजी की दृष्टि भी उसी भारतीय स्त्री विमर्श की दृष्टि है, और यदि भारत में स्त्री विमर्श की कोई संभावना बनती है तो उसके प्रास्थानिक व्यक्ति के रूप में
हमको वापस बाबूजी के चिंतन, उनके परंपरा और उन्होंने जिस तरह से स्त्रियों की स्थिति को समाज में समझने का प्रयास किया है, उसे सैद्धांतिकी के रूप में शामिल करते हुए भारतीय स्त्री विमर्श को भी अपनी प्रस्तावना और अपनी सैद्धांतिकी को करना होगा। बहुत बहुत